हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जिसे मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर क्या है इसका? कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। यानी कवि जो है वो बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, यानी कि उसका सूचक मानता है कि वो क्रांति लाने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें अपना पौरुष दिखाने की कामना करता है और इसलिए वो कहता है कि वो गरजे बरसे, सिर्फ फुहार मत छोड़े, यानी कि हल्की सी बारिश ना छोड़े, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए कहता है, बहुत तेज उसको बरसने के लिए कहता है, ताकि उसके द्वारा लोगों में क्रांति की भावना पैदा हो। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है, यानी कि वो ये चाहता है कि जो बादल हैं वो लोगों के दुखों को और लोगों के कष्टों को दूर करें और उनके अंदर जो क्रांतिकारी शक्ति है वो लोगों के अंदर भर दें। तो सेकंड प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? किस कारण से कवि ने इसका शीर्षक उत्साह रखा है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से ये धरती से के ताप हटता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है, इसलिए शीर्षक रखा गया उत्साह, क्योंकि उत्साह जो है वो लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना को भरता है और बादलों की गरजने में भी उत्साह होता है, उनके बरसने में भी उत्साह होता है। बादलों में बहुत तेज भीषण गति होती है जो धरती के ताप को हर लेती है और ऐसी ही एक भावना, ऐसी ही एक शक्ति वो बादलों से और लोगों से चाहता है। प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता में बादल निम्नलिखित 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। यानी कि एक जल बरसाने के रूप में करता है कि बादल जो हैं वो जल बरसाते हैं, वो लोगों के अंदर उत्साह और संघर्ष भरते हैं और कवि भी ऐसा ही चाहता है कि वो लोगों के अंदर एक उत्साह भरते और संघर्ष की भावना को भरे। लोगों की पीड़ाओं को हरने वाली एक सुखकारी शक्ति के रूप में, यानी कि लोगों की पीड़ाओं को हरकर उनके अंदर एक सुख की शक्ति को भरने के रूप में उनको देखता है और इन्हीं अर्थों की ओर वो संकेत करता है। ये थे हमारे उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर। तो आगे हैं अट नहीं रही। इसमें हम पहला प्रश्न नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यानी कि फागुन के महीने में जो सुंदरता दिखाई देती है उससे कवि की आँख क्यों नहीं हटती है? उत्तर में कवि क्या कहता है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। यानी कि फागुन का जो मौसम होता है, फागुन की जो ऋतु होती है वो बहुत मतवाली होती है, मन को मस्त करने वाली होती है और उसकी शोभा हर तरफ फैली होती है। उसका रूप, सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। यानी कि फागुन का जो सौंदर्य है वो कैसे लोगों के सामने आता है? रंग बिरंगे फूलों के रूप में, पत्तों के रूप में और हवाओं के रूप में प्रकट होता है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आँख हटाने का मन नहीं करता। यानी कि फागुन के मौसम में चारों तरफ का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है कि कवि अगर उसकी तरफ से आँख हटाना चाहे तो उसका आँख हटाने का मन नहीं करता है। तीसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? यानी कि किस प्रकार से उसने प्रकृति को फैला हुआ दिखाया है? उत्तर,
कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है, यानी कि बहुत प्रकार से उसने ये वर्णन किए हैं। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा, यानी कि जो उसकी सुंदरता है उसे कवि ने केवल एक ही दृश्य में नहीं बांधा है। इस महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह फैली हुई है। पेड़ पौधे लाल लाल कोंपलों और हरे पत्तों से लदे हुए हैं। इस महीने में क्या होता है कि पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा है। उसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैली हुई है और उस वातावरण पूरी तरह से महक उठा है। प्रकृति की एक एक जगह पर सौंदर्य भरा हुआ है, यानी कि हर तरफ उसका सौंदर्य भरा हुआ दिखाई देता है। फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? ये हमारा अगला प्रश्न है कि फागुन की ऋतु में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग दिखाई देता है। फागुन के महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है, यानी कि हर जगह एक मनमोहक सा दृश्य दिखाई देता है, वातावरण हो जाता है। हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं, चारों तरफ वातावरण बहुत सुंदर होता है। पेड़ पौधे पत्तों और फूलों से लदे होते हैं। सुगंधित हवा का चारों ओर संचार होता है, यानी कि हर तरफ सुगंधित हवा जो है वो महक रही होती है। बसंत ऋतु अपने पूरे यौवनपन होती है, ये सभी अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है, यानी कि जो कुछ बसंत ऋतु में दिखाई देता है वो सब कुछ अन्य ऋतुओं में दिखाई नहीं देता है। 5वां प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं, यानी कि जो उन्होंने काव्य लिखा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। काव्य के दो पक्ष हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति से क्या तात्पर्य है? भाव पक्ष से है, और अभिव्यक्ति पक्ष काव्य के शिल्प का पर्याय माना जाता है। निराला की काव्य भाषा समास बहुल संस्कृत के प्रयोगों से लेकर बोलचाल की भाषा तक संचरण करती है, यानी कि उनके काव्य में समास भी होते हैं, संस्कृत के शब्द भी पाए जाते हैं और आम बोलचाल की भाषा भी दिखाई देती है। उनकी भाषा में एक ओर शुद्ध संस्कृत निष्ठा है तो दूसरी ओर ठेठ ग्रामीणता का मणिकांचल योग है, यानी कि एक तरफ तो शुद्ध संस्कृत दिखाई देती है और दूसरी ओर ग्रामीणता का भी वर्णन दिखाई देता है, यानी कि ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से नए शब्दों को गढ़ने का कार्य किया है। आगे उनकी पंक्तियाँ दी गई हैं जहाँ से ये दिखाई देता है कि उनका सौंदर्य कैसा था। संगीत की ओर से भी निराला का विशेष झुकाव रहा है, जैसे कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। सुंदर शब्दों के चयन और लेम ने भी काव्य को सुंदर एवं ललित बना दिया है, मतलब उनका शब्द चयन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अलंकार योजना भी बहुत अच्छी है, यानी कि अलंकारों का प्रयोग भी अच्छी मात्रा में दिखाई देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहाँ पर अलंकार दिखाई दे रहा है पर। प्रकृति पंक्तियों में मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मंद गंध पुष्पमाल में संगीत का गुण विद्यमान है, यानी कि इसमें संगीत दिखाई दे रहा है। उनकी भाषा सरल है, सुबोध है और परवाहमयी है, यानी कि उसकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ये थे हमारे निराला द्वारा रचित कविताओं उत्साह और अट नहीं रही के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अंत में बस यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, और अपने कमेंट्स दीजिए और लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।